जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि हमने अब तक कक्षा 6 जियोग्राफी के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हमारा अगला चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको पीडीएफ रीड करके सुनाते हैं और उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आपको पहले चैप्टर ध्यान से सुनना है और पीडीएफ देखने हैं, रीड करना है साथ साथ में, और फिर अंत में जब आप नोट्स को अपनी कॉपी पर उतारोगे तो आपको इस चैप्टर की संपूर्ण विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसी क्रम में आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को जूड़ देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे एवं कुछ समतल होते हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, तो इसमें माउंट एवरेस्ट आता है जिसकी ऊंचाई जो है वह 8848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट की। और इसी तरह जो हमारा मौकोली पर्वत है जो समुद्री सतह के नीचे है, उसकी जो ऊंचाई है 10,205 मीटर है। और आपको जहां बताया गया है कि पहाड़ी और पर्वत में क्या फर्क है। जिस स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम जो आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं पृथ्वी की, जो पृथ्वी के आंतरिक बल होते हैं, उनकी वजह से जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं जो वो आपस से दूर हटती है या फिर आपस में टकराती है, उनका अभिसरण या फिर अपसरण होता है। तो इससे क्या होता है कि खाड़ियों, पर्वतों, मैदान, पहाड़ियों और आदि का निर्माण होता है। वही बात जहाँ बताई जा रही है और यह आंतरिक बल के कारण होता है। दूसरी जो ब्राह्म प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। जब अपरदन होता है, पृथ्वी की सतह टूटती है, तो इससे जो वो छोटे छोटे कणों में टूट टूट कर आगे बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि उस जगह की अपरदन की क्रिया से क्या होता है कि सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। निक्षेपण की प्रक्रिया क्या है? नदियों द्वारा पहाड़ों से लाए गए जो आप मान लीजिए जी, जो जलोढ़ है, जो वो मिट्टी साथ में लाते हैं, अपने कंकड़ पत्थर लाते हैं, नदियाँ, वो जिसे एक जगह पर उसे इकट्ठी करती जाती हैं धीरे धीरे, जिस रास्ते में वे बहती हैं। तो निक्षेपण होकर क्या होता है कि वहाँ पर जो गड्ढे होते हैं जहाँ पर जिस मृदा का अपरदन हुआ होता है, वहाँ पर निक्षेपण से वह उसका द्वारा निर्माण हो जाता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। अपरदन के द्वारा मृदा टूटती है, सतह नीची होती है स्थल की, तथा निक्षेपण के द्वारा सतह का पुनः निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। अब ये अपरदन और निक्षेपण दोनों प्रक्रियाएं होती किससे हैं? तो इसके 3 कारण हैं। आपको बहते जल बता दिया, वायु बता दिया, बर्फ आदि के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आपको विभिन्न स्थल रूप बताए जाएंगे। पहला स्थल रूप है हमारा पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया था कि मध्य मंडल तक क्या होता है कि तापमान घटता है और फिर मध्य मंडल से अचानक तापमान बढ़ने लगता है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है।
समताप मंडल तक ठंडी होती है और मध्य मंडल से आगे वो क्या होती है, गर्म होनी शुरू हो जाती है। और आपको पता होगा कि जो बहिर्मंडल है हमारी जो वायुमंडल है उसकी ऊंचाई लगभग 1600 किलोमीटर है। और जो सबसे बाहरली सतह है हमारी बहिर्मंडल, उसका जो तापमान है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान बढ़ेगा आगे, समताप मंडल से आगे जाकर मध्य मंडल से शुरू हो जाता है तापमान बढ़ना। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। तो आपको हिमानी की परिभाषा पता चली। कुछ पर्वतों पर जो हमेशा जमी रहने वाली नदियां होती हैं, जब बर्फ होती है, उसे ही हम हिमानी कहते हैं। जहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब पर्वतों की ऊंचाई के कारण वहाँ की जलवायु कठोर होती है और इस कारण वहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का ज्यादातर खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। मैदानी भाग कृषि योग्य होता है, लेकिन जो पठारी भाग खड़े ढाल की वजह से कृषि योग्य नहीं होता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अब देखो, जहाँ पर वलित पर्वत के बारे में, ऊपर एक लड़की है, वो दो पन्नों को लेकर उन्हें एक दूसरे की तरफ बढ़ा रही है, जिससे उसका जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर उठ गया है। इस तरह जब दो प्लेटें टकराती हैं तो बीच का भाग जो होता है वह ऊपर उठ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो इंडो प्लेट है, वो हमारी पर्वत जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो हमारी इंडो प्लेट के जो हमारी एशिया की प्लेट है उससे टकराने से खड़ा हुआ है। तो इससे क्या, ये कौन सा पर्वत हुआ? तो फिर ये वलित पर्वत हुआ, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसका बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और एक वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम वलित पर्वत कहते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे हिमालय हो गया, आप्लस तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय एशिया में है, आप्लस आपका यूरोप में है और एंडीज आपका कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण की तरफ दक्षिण अमेरिका में। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। अब आपको पर्वतों के प्रकार बताए गए हैं। वलित पर्वत होते हैं, वलित पर्वत आपने ऊपर ही देख लिए हैं। बृहस्पति पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। हिमालय तथा आप्लस वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो आपको वलित पर्वतों के उदाहरण बता दिए गए हैं। वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है ये भी बता दिया गया है। और हमारे एशिया में हिमालय भी एक वलित पर्वत ही है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, यानी पानी के बीच स्थित है। इसकी ऊपर दिखाई नहीं देता है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। यह एक फैक्ट है, आप इसे ध्यान रख लेना। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है, तब बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्तखंड हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका ब्रश जाग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस। अब आपको इन पर्वतों के नाम उदाहरण बताए जा रहे हैं। तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अब आपसे पूछ ले कि वलित पर्वतों के उदाहरण बताएं, तो आप क्या बताएंगे? हिमालय पर्वत हो गया, अपलेशियन पर्वत हो गया, और आप्लस पर्वत हो गया। हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान में पड़ती है सबसे पुरानी, वो भी एक वलित पर्वत ही है।
तो ये आप नाम बता सकते हैं। और आपको वृक्षोत्थ पर्वतों के उदाहरण पूछे तो आप यूरोप की राइन घाटी बता सकते हैं और वासजेस पर्वत के नाम ले सकते हैं। ये 2 उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। आगे है अगला प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के क्या होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, तो ये उदाहरण है, आप इसे ध्यान में रख लेना। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा तथा अफ्रीका का किलिमंजारो इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब पर्वतों का महत्व बताया गया है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रंजीन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है क्योंकि वे वहां घूमने आते हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो आप इनके उदाहरण याद रख लेना। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? तो आपको पता होगा कि हमारे जो उत्तरी हिमालय है, हमारा जो हिमालय है, वहाँ पर सियाचिन जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी ये खेल खेले जाते हैं। अब पठार आता है। अगला जो हमारा स्थल रूप है, पृथ्वी का अगला स्थल रूप है, वो कौन सा है? वो है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा तिब्बत का पठार है ना, वो 6000 मीटर तक ऊंचा है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों, अब पठारों का महत्व बताया जा रहा है। पहले आपको पर्वतों के बारे में बताया गया, पर्वतों के प्रकार बताए गए और फिर पर्वतों का महत्व बताया गया। अब आपको पठारों के बारे में बताया गया है, पठारों के उदाहरण बताए गए हैं और पठारों और पर्वतों में अंतर बताया गया है और साथ में अब आपको पठार का महत्व बताया जा रहा है। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार से लोहा, कोयला तथा मैगजीन के बहुत से भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि जहां नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो आपको भारतीय पठारों में जो जलप्रपात हैं उसके उदाहरण याद रखने हैं। तो पहला तो हमारी स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है और दूसरा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। तो आपको राज्य के नाम और कौन से पठार पर है ये भी याद रखना है और जलप्रपातों के भी नाम आपको ध्यान रखने, ये फैक्ट हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको पता है कि कपास की खेती के लिए जो हमारी काली मृदा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब मैदानों के अगला स्थल रूप क्या है? मैदान है। अब मैदानों का निर्माण कैसे होता है? तो आपको पता होगा कि कोई भी जगह जब सतह अपरदन के कारण या किसी प्लेटों के धंसने के कारण से नीचे नीचे हो जाती है तो उसको आसपास से की नदियों द्वारा
अपने साथ जो मृदा या फिर जो कंकड़ पत्थर या मृदा लाकर उसको भरा जाता है, जैसे खंडर बांगर आदि हो गए, इसके द्वारा उसको भरा जाता है और एक समतल मैदान का निर्माण कर दिया जाता है, उसे ही हम मैदान कहते हैं। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, ये सामान्यतः माध्य भूमि समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो आपको इनकी ऊंचाई ध्यान रखनी है, 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते माध्य समुद्र तल से। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उम्मलिग एवं तरगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो आपको पढ़ने से अब आपको कहानी समझ आ गई होगी कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, जहां परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या ना तो पठारों पर पाई जाती है, ना ही पर्वतों पर पाई जाती है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र जब मैदान है तो सबसे अधिक जनसंख्या भी मैदानों में ही पाई जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन के यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखने हैं मैदानों के दो उदाहरण एशिया में। पहला तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है यह भारत में है, और दूसरा चीन में है, यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। अब इनका महत्व बताया जा रहा है। मैदानों का महत्व, पहले आपको पर्वत बताया गया, पर्वतों के प्रकार बताए गए, फिर पर्वत का महत्व बताया गया, फिर आपको पठार के बारे में बताया गया, उसके उदाहरण बताएंगे, और फिर आपको उसका महत्व बताया गया। इसी तरह अब आपको मैदान के बारे में बताया गया है। मैदान का जो निर्माण होता है जो बहिर्जनित बलों से होता है, न कि आंतरिक बलों से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्वतों और पठारों का निर्माण आंतरिक बलों से होता है, लेकिन जो हमारे मैदान होते हैं इसका बहिर्जनित जो बल होते हैं उनसे निर्माण होता है, यानी अपरदन और निक्षेपण से निर्माण होता है। जो कार्य कैसे करते हैं, बल जो जल, वायु आदि से कार्य करते हैं, उनकी वजह से जो संचालित होते हैं। तो अब मैदानों का महत्व बताया गया है आपको। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए जहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब है स्थल रूप एवं लोग। अब जो हमारे 3 स्थल रूप आपको अब तक बताए गए हैं, पर्वत बताया गया है, पठार बताए गए हैं और मैदान बताए गए हैं, उनके उदाहरण बताए गए हैं, उनका महत्व बताया गया। अब जहाँ पर लोग रहते हैं तो लोग इनमें किस तरह निवास करते हैं उनके बारे में बताया गया है। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ प्रमुख विनाश कर देते हैं, वन की बहुत ज्यादा विनाश कर देते हैं। तो इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। तो कभी-कभी जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण कभी-कभी भूकंप, ज्वालामुखी आदि घटनाएं होती हैं, जिससे बहुत बड़े स्तर पर विनाश होता है और जन-धन की हानि होती है। अब इन चीज़ों को हम एकदम परिवर्तित नहीं कर सकते, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है अभी तक कि हम इनको रोक सकें या फिर इनका रुख चेंज कर सकें, लेकिन हम इनके बारे में जागरूकता फैलाकर इनका जो प्रभाव है वो कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं,
इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर जहाँ पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो यह हमारा वाकई में कर्तव्य है और हमारी इसके लिए जागरूकता भी होनी चाहिए कि हमें प्रकृति की सुरक्षा कैसे करनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो आपको पता ही है, 3 ही स्थल रूप हैं प्रमुख। इसमें हमारी पहले पर्वत आते हैं, फिर पठार आते हैं, फिर हमारे मैदान आते हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? तो आप बता सकते हैं कि जो पर्वत होता है जो है ढालनुमा होता है, और जो पठार होता है जो इतना ढालनुमा नहीं होता है। इसकी जो पठार की ऊंचाई है जो है कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, लेकिन जो पर्वतों की ऊंचाई है वो 8,000 9,000 तक भी होती है, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई होती है इनकी। जो पर्वत होते हैं जो शंक्वाकार होते हैं, लेकिन जो हमारे पठार होते हैं जो ऊपर से सपाट होते हैं। पर्वतों पर हमारे पठारों पर जलप्रपात बनते हैं, जैसे कि हमारे भारत में छोटा नागपुर पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। तो इस प्रकार आप इनमें अंतर बता सकते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। वलित पर्वत हो गया, बृहस्पति पर्वत हो गया, और तीसरा हमारा ज्वालामुखी पर्वत हो गया। आप इनके उदाहरण भी बता सकते हैं। अब वलित पर्वत के आप उदाहरण बता सकते हैं। हिमालय पर्वत हो गया, आप्लस पर्वत हो गया, अपलेशियन पर्वत हो गया, और हमारा सबसे पुराना अरावली पर्वत हो गया। और अब आप ब्रथोस पर्वत के प्रकार बता सकते हैं। यूरोप में राइन घाटी और और वास्टेज पर्वत है। अब आप ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण बता सकते हैं। तो अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत, और हमारा जापान का फ्यूजियामा पर्वत है। तो इस तरह आप इनमें अंतर कर सकते हैं, बता सकते हैं इनके बारे में, और इनका पर्वतों का महत्व भी बता सकते हैं आप। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? तो आपको मैंने बताया था इनका महत्व। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो बहिर्जात जो बल हैं उनके द्वारा होता है, अपराधन और निक्षेपण के द्वारा होता है, जो मैंने आपको अभी विस्तार से समझाया। नदियों द्वारा निर्मित मैदान संघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? तो जहाँ की जो भूमि होती है वह समतल होती है, और जहाँ पर सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियाँ अच्छे से की जा सकती हैं, और साथ में परिवहन के लिए जहाँ पर सुविधाजनक हमें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, साथ में उपजाऊ भूमि मिलती है, और जल को भी हम संचित आराम से कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही मैदानी भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। आप पर्वत ये मैदानों के उदाहरण बता सकते हैं। एशिया में भारत में गंगा यमुना मैदान, और चीन का यांगत्से मैदान, और उत्तरी अमेरिका में भी काफ़ी मैदान है। तो आप इनके उदाहरण बताकर इन्हें विस्तार से समझा सकते हैं। तो पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां कम होती हैं, इसीलिए पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। आगे है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ढाल में होते हैं भाई, ठीक है, ऊंचाई में भी होते हैं। तो आप इनका एक कारण बता सकते हैं, ढाल बता देना, क्योंकि ऊंचाई ऊंचाई कम। अब जो पर्वतों की ऊंचाई होती है वो 9,000 8,000 तक भी हो सकती है, लेकिन जो पठारों की ऊंचाई है वो कई सौ से लेकर बस कई हजार तक की होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती है। हिमानी कहाँ पर पाई जाती है? तो हिमानी पर्वतों पर पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो आपको पता है जो भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ स्थित है? तो कहाँ बहती है? तो जो चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? तो वो एंडीज है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विश्व की सबसे लंबी उत्तर से दक्षिण की तरफ पर्वत श्रृंखला। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्रों को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आप्लस वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। और इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको चैप्टर की विषय वस्तु समझ आई होगी। अब आपने इस चैप्टर के पीडीएफ को देखा और साथ में सुना। अब आप जब इस
चैप्टर के नोट्स अपने कॉपी पर उतारोगे तो आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में आगे हम इसके नोट्स कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, आंतरिक प्रक्रिया और ब्राह्म प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ब्राह्म प्रक्रिया में स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया होती है। नोट में लिखेंगे पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है तो हम उसे अपरदन कहते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। आगे है पर्वत। पर्वतों के बारे में विस्तृत जानकारी है। 600 मीटर से अधिक एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हम हिमानी कहा जाता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में भी समझाया था। वलित पर्वत होते हैं, प्रशस्त पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। वलित पर्वत हिमालय तथा आप्लस वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली पर्वत माला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत माला है जो कि वलित पर्वत माला या श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका का अम्प्लेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत है। अब आता है ब्रशोस्त पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा खड़े रूप में विस्थापित हो जाता है, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी का ब्रश ग्राबरेन कहा जाता है। यूरोप का राइन घाटी तथा वास्सेज पर्वत इस पर्वत के उदाहरण है जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में बताया था। अगला प्रकार आता है ज्वालामुखी पर्वत। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। प्रशांत, अब नोट में लिखना है जी आपको, प्रशांत महासागर में स्थित मोनकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह से नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। अगला जो हमारा स्थल रूप है वो है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पुराने पठार हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। तो तिब्बत के पठार के बारे में आपको बताया गया है। अब महत्व बताया गया है, पर्वतों का महत्व, पठारों का महत्व और मैदानों का महत्व। तो पर्वत का महत्व देखिए, वनस्पतियां तथा जीव जंतु की विविधता पाई जाती है। जहाँ नदियों के उद्गम के स्रोत होते हैं पर्वत, प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर मात्रा में से भरपूर होते हैं जो हमारे पर्वत, और पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं पर्वत। आगे महत्व बताया गया पठार का महत्व, खनिजों की प्रचुरता होती है पठारों में, जैसे कि आपको पता होगा अफ्रीका में हीरो तथा सोने की खानें मटकी पाई जाती हैं। तो ये पठारों के हैं। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैगजीन के बहुत बड़े भंडार हैं। आगे आपको नोट में लिखना है, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह पठारी जलप्रपात के उदाहरण हैं। अब नोट में लिखना है आपको, जो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और जहाँ जो है हमारी जो कपास होती है उसके लिए जहाँ की जो मृदा होती है जो उपजाऊ होती है। अगला जो हमारा स्थल रूप है ये मैदान है, और आपको पता है यह अंतरजात बलों से निर्मित नहीं होता है, यह बहिर्जात बलों जैसे अपरदन तथा निक्षेपण से निर्मित होता है। यह सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से ऊंचे नहीं होते हैं। आप मध्य समुद्र तल से लेकर 200 मीटर तक ही ऊंचे होते हैं, इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं हमारे मैदान। अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों से बने हैं। नदियां अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं व इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान व चीन के यांगत्से नदी का मैदान इसका उदाहरण है। भारत में गंगा के मैदान देश में सबसे अधिक
जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको जो चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर में के जैसा कि आपको पता ही है कि हम एमसीक्यू भी करवाते हैं, पीडीएफ भी करवाते हैं और अंत में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। लगन से मेहनत कीजिए, आप नोट्स बनाते रहिए लगातार और हर चैप्टर को छोटे रूप में समझते रहिए। आप कोई भी कंपटीशन दे लीजिए, आपको ये चीज़ें बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। यूपीएससी में भी कोई हाई लेवल नॉलेज नहीं मानते, वो एक सामान्य विद्यार्थी जो होता है वह भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि एक सामान्य विद्यार्थी भी उसका आंसर दे सकता है। लेकिन आपको किसी भी चीज़ को गहराई से समझना होगा, आपको 6 to 12 बहुत अच्छे से गहराई से करनी होगी, उनके नोट्स अपने हाथों से बनाने होंगे, रटने से कुछ नहीं होता। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। भले ही कोचिंग जॉइन कर लो, भले ही आप दे दो लाखों में पैसे, लेकिन फिर भी पैसे तो चले जाएँगे, लेकिन आपको जो समझ, जो आपकी मेहनत है, वो आप खुद मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता हासिल होगी। इसलिए आप अपने समय को महत्व दें और अपने इस समय को सही दिशा में लगाएँ। हर चैप्टर के नोट्स बनाएँ साथ में, रीड करें साथ-साथ में। जिस चैप्टर के आपने आज नोट्स बना लिए उसे आप कल रीड करें ताकि वो आपके याद रहे। तो हम आपको 6 to 12 नोट्स प्रोवाइड करवाएँगे। पॉलिटिकल के करवाएँगे, हिस्ट्री के करवाएँगे, जियोग्राफी के करवाएँगे और जहाँ तक कि कल्चर के भी करवाएँगे। और दूसरे जो हमने स्टैंडर्ड बुक्स के जैसे एम लक्ष्मीकांत भी आपको कंप्लीट करवाई करवाई जाएगी और उसके नोट्स भी आपको दिए जाएँगे। आपको छोट समरी बनाकर हर चीज़ को समझाने की कोशिश की जाएगी। कोई बड़ा जैसे आकर्षित करने वाला माहौल तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन आप यदि हमारे चैनल पर आओगे और हर चीज़ को बहुत आसानी से लगन से करोगे, तो आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आशा है आपको जो चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।